एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। पप्पू, आग लगा दो। शौर्य की बात पर पप्पू ने कहा, ठीक है उस्ताद। उसने जेब से माचिस निकाली और दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। बरामदे का दरवाजा खुला हुआ था। आगे राहदारी में कालीन बिछा हुआ था जिस पर पेट्रोल छिड़का हुआ था। पप्पू ने माचिस की तीली जलाकर अंदर उछाल दी। कालीन ने फौरन ही आग पकड़ ली। पप्पू दौड़कर बाहर निकला और नीली गाड़ी में बैठ गया। जफरी फौरन ही गाड़ी को हरकत में ले आया। समीना ने भी झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों गाड़ियां गली में मुखालिफ समतों में निकली थीं। सड़क की तरफ मुड़ने से पहले शौरिक ने पीछे मुड़कर देखा। हाजी की कोठी से शोले बुलंद होने लगे थे। पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़का हुआ था जिसने फौरन ही आग पकड़ ली थी। 2-3 सड़कों पर घूमने के बाद वो मेन रोड पर निकले ही थे कि अचानक ही बाईं तरफ से आने वाली पुलिस की एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। समीना को भी कार रोकनी पड़ी। शौरिक ने सरगोशी में उसे कुछ कहा और सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। 2-3 पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़े। सबके हाथों में राइफलें थीं। उनमें एक हेड कांस्टेबल था। वो समीना की तरफ आ गया। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है हवलदार जी? हेड कांस्टेबल बोला, हमें कुछ खतरनाक मुजरिमों की तलाश है। उनमें एक औरत भी है। फिर वो शौर्य की तरफ देखने लगा। बोला, ये कौन है? समीना बोली, मेरा शौहर है। इसे दिल का दौरा पड़ा है। मैं इसे अस्पताल ले जा रही हूँ। अगर हम पर कोई शुबा है तो अपना एक आदमी मेरी गाड़ी में बिठा दो। अस्पताल पहुंचकर हमसे जो पूछना है पूछ ले। अगर देर हो गई तो मेरे शौहर की मौत भी वाक़ई हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। हेड कांस्टेबल ने एक बार बारी बारी दोनों की तरफ देखा। फिर बोला, जाओ बीबी जाओ, अपने शौहर को हमारे खाते न डालो। समीना बोली, शुक्रिया, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, अहमक कहीं के। शौर्य सीधा होकर बैठ गया। बोला, क्या कहा? मैं अहमक हूँ? समीना बोली, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, पुलिस वालों को कहा है। शौर्य बोला, अगर पुलिसमैन अहमक ना होते तो हम जैसे लोगों का काम कैसे चलता? वो जानते हैं कि जिन मुजरिमों की उन्हें तलाश है उनमें एक औरत भी शामिल है। इनमें अगर जरा भी अक्ल होती तो गाड़ी को चेक करते, तुमसे ऐसे सवाल करते कि तुम परेशान हो जाती, लेकिन वो तुम्हारी बातों में आ गए और मजीद कोई सवाल के बगैर तुम्हें जाने की इजाजत देती। समीना बोली, इत्मीनान रखो, चेकिंग तो पूरे शहर में हो रही होगी। हमें किसी और जगह भी रोका जा सकता है और वहां शायद हमारी ये तरकीब कामयाब ना हो सके। शौरिक बोला, देखा जाएगा। बाज़ औक़ात पहले से सोचे हुए मंसूबे धरे रह जाते हैं और मौके पर जो बात सूझ जाए वही काम आती है। समीना इस मर्तबा खामोश रही। उसकी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर थी। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई गुलबर्ग की तरफ निकल आई और ये इत्तेफाक था कि गुलबर्ग नहर के पुल पर फवारे चौक के करीब उन्हें एक पुलिस पार्टी ने रोका था और यहाँ भी वही तरकीब काम आई थी। समीना ने पुलिस वालों को बताया था कि उसके शौहर पर दिल का दौरा पड़ा है और वो उसे अस्पताल ले जा रही है। पुलिस वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वैसे शौरिक इस मर्तबा अपने आप को तैयार किए बैठा था। अगर कोई गड़बड़ होती तो वो फौरन ही हरकत में आ जाता। फिर उसने समीना से पूछा, इस तरफ कहाँ जा रही हो? समीना बोली, तुम्हारी अदम मौजूदगी में थोड़ा सा काम मैंने भी किया है। कल सुबह मैं लिबर्टी मार्केट गई थी। सब्जी वाली दुकान पर एक गत्ते पर लिखा हुआ था कि एक कोठी किराए पर खाली है। उस सब्जी वाले का भाई माली है जो मुख्तलिफ कोठियों में काम करता है। उस इलाके में कोई मकान या कोठी खाली होती है तो वो मालिक से बात करके अपने भाई को बता देता है, जो गत्ते पर लिख कर दुकान पर लगा देता है। इस तरह उन्हें 4 पैसे मिल जाते हैं। मैंने सब्जी वाले के साथ जाकर वो कोठी देखी तो मुझे पसंद आ गई। कोठी पसंद आने की एक बड़ी वजह कोठी के नीचे वाक़ई तहखाना है। मैंने मालिक से बात करके वो कोठी किराए पर हासिल कर ली। मजे की बात यह है कि वो कोठी डेकोरेटेड है। फ्रिज और जरूरत की दीगर बहुत सी चीजें भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ। शौरिक ने कहा, यह तो तुमने वाकई अक्लमंदी का काम किया है। समीना बोली, अगर ये अक्लमंदी का काम न करती तो इस वक्त हमारे लिए एक मसला पैदा हो चुका होता। डिक्की में रखे हुए सामान को ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाता। इसे घर तो नहीं ले जा सकते, माँ जी परेशान होंगी। शौरिक बोला, वैसे तो इस किस्म का सामान रखने के लिए मुल्तान रोड वाली हवेली मौजूद है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जबकि जगह जगह चेकिंग हो रही है, शहर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर तो बड़ी चेकिंग हो रही है। हमें किसी दूसरी जगह की जरूरत थी। तुमने उसका इंतजाम कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्या उस कोठी में टेलीफोन भी है? समीना बोली, हाँ, मैंने हर चीज का जायजा लेने के बाद ही कोठी किराए पर ली है। कार मुख्तलिफ गलियों में घूमती हुई एक कोठी के गेट के सामने रुक गई। गली काफी कुशादा थी। दोनों तरफ कोठियां थीं।
जिनकी दीवारें काफी ऊंची थीं। उस कोठी की दीवार भी खासी ऊंची थी। समीना ने कार का इंजन चलता छोड़ दिया और नीचे उतर गई। उसने जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक चाबी मुंतखब करके गेट खोला और दोबारा कार में आकर बैठ गई। कार अंदर दाखिल होकर रुकी तो शारिक ने नीचे उतरकर गेट बंद कर दिया। समीना ने कार कोठी की इमारत के दाईं तरफ गिराज के गेट के सामने रोकी थी। शारिक जब बाहर का गेट बंद करके वापस आया तो समीना कार को गिराज में ले जा चुकी थी। शारिक भी गिराज में दाखिल हो गया। गिराज के अंदर भी एक दरवाजा था जो बंद था। समीना शारिक को इशारा करती हुई बाहर आ गई। वो तो बरामदे वाले दरवाजे का ताला खोलने लगी और शारिक इधर उधर देखने लगा। बरामदे के सामने एक वसी पोर्च था। सामने एक बहुत बड़ा लॉन था। लॉन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी बाकायदगी से देखभाल होती रही है। समीना की आवाज आई, आओ अंदर आ जाओ। शारिक और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये कोठी 5-6 कमरों पर मुश्तमिल थी। हर कमरे में ओलंपिया कारपेट बिछे हुए थे। 4 बेडरूम्स थे जिनमें बेड भी बिछे हुए थे। ड्राइंग रूम खासा वसी था, उसमें फर्नीचर भी आरास्ता था। टेलीफोन का एक सेट ड्राइंग रूम में रखा हुआ था और दूसरा शारिक ने एक बेडरूम में देखा था। वो ड्राइंग रूम से होते हुए एक और कमरे में आ गए। उस कमरे में कालीन नहीं था। फर्श पर चिकनाई वगैरह के धब्बे नजर आ रहे थे और पेट्रोल के खाली डिब्बे, मोटर के 2-3 नाकारा टायर और ट्यूबें और ऐसी चीजें बिखरी हुई थीं जिनका ताल्लुक मोटरों ही से हो सकता था। कमरे के एक कोने में 4 मुरब्बा फुट का एक तख्ता रखा हुआ था जो फर्श के लेवल के बराबर था। समीना ने तख्ता उठाते हुए कहा, यह तहखाने का रास्ता है। नीचे सीढ़ियां थीं। समीना ने तख्ता एक तरफ खड़ा करके दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। सीढ़ियों पर रोशनी हो गई। वो बोली, और ये दरवाजा गिराज में खुलता है। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बोली, आओ अब सामान को तहखाने में पहुंचा दें। वो दोनों गिराज में आ गए। समीना ने पहले गिराज के गेट के अंदर से कुंडा लगाया और फिर कार की डिक्की खोली। इलियास डिक्की में बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। शारिक ने झुककर उसके मुंह से कपड़ा निकाला। बोला, ओए ये कमबख्त मर तो नहीं गया? समीना बोली, इस जैसे बेगैरत आसानी से नहीं मरते, बेहोश हो गया होगा, इसे उठाकर तहखाने में ले चलो। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म सरकार। उसने झुककर इलियास को डिक्की से निकाला और कंधे पर लाद लिया। तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए समीना आगे थी और शारिक पीछे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक बहुत भारी और मजबूत दरवाजा था जिसका सिर्फ कुंडा लगा हुआ था। समीना ने कुंडा खोल दिया। तहखाना खासा कुशादा था। एक बड़ा हॉल कमरा था जिसमें एक तरफ टूटे हुए फर्नीचर और दीगर काठ कबाड़ का अंबार था। दाईं तरफ 2 कमरे थे। दोनों कमरों में चारपाइयां पड़ी थीं। समीना तहखाने में दाखिल होने के बाद बत्तियां जलाती आई थी। एक कमरे में दाखिल होकर शारिक ने कंधे पर लदे हुए इलियास को झिलंगा सी चारपाई पर पटक दिया। फिर झुककर उसकी नब्ज देखने लगा। फिर बोला, तुमने ठीक कहा था, ऐसे बेगैरत लोग आसानी से नहीं मरते। ये बेगैरत भी जिंदा है। चलो ऊपर चलते हैं। वो तहखाने से बाहर आ गए। शारिक ने दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया था। सीढ़ियों से ऊपर आकर उसने तख्ता भी फर्श की खला पर रख दिया। शारिक ने समीना से कहा, कुछ खाने पीने को मिलेगा? समीना बोली, सिर्फ चाय मिल सकती है इस वक्त। मैंने दूध के डिब्बे और पत्ती चीनी वगैरह लाकर रखी थी, कल दूसरी चीजें भी लानी पड़ेंगी। वो दोनों बातें करते हुए किचन में आ गए। समीना ने चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। कुछ देर के बाद वो दोनों चाय के कप लिए ड्राइंग रूम में आ गए। समीना बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, हाजी सुहेल को छोड़ देगा? शारिक बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो दौलत का पुजारी है। इंसानी अक़दार और खूनी रिश्तों की उसकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन 1% इम्कान इस बात का है कि वो इलियास को बचाने की कोशिश करेगा। उसके साथ बार्गेनिंग की जा सकती है। इलियास रिश्ते में उसका साला होता है, हो सकता है वो हमारे दबाव में आ जाए। समीना बोली, दबाव में तो उस सूरत में आ सकता है जब उसकी बीवी को पता चले कि इलियास की जिंदगी खतरे से दो चार है। शारिक बोला, हाँ, इस सूरत में सुहेल की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है, लेकिन अगर सुहेल को कुछ हो गया तो मैं हाजी से बड़ा खौफनाक इंतकाम लूंगा। मैंने उसे 2 घंटों की मोहलत दी थी। ये 2 घंटे पूरे हो जाएं तो मैं होटल फोन करके सुहेल के बारे में मालूम कर लूंगा। चाय पीने के बाद वो समीना के साथ घूम फिर कर कोठी का मुआयना करने लगा। समीना ने ये कोठी किराए पर लेकर वाकई बड़ी अक्लमंदी का काम किया था। उनके मकासद के लिए ये कोठी हर लिहाज से बेहद मौजूद थी। शारिक ने तय कर लिया था कि इस कोठी को अपने खुफिया ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा और किसी और को भी इसके बारे में पता नहीं चलने देगा। समीना बोली, ये जफरी और पप्पू कौन है? शारिक बोला, दोनों वफादार और काबिल एतमाद हैं। मुझे हाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदमियों की जरूरत थी। मैंने मौजू से राब्ता कायम किया। इन दोनों को वही लेकर आया था, लेकिन वो खुद हमारे साथ न रहा। समीना बोली, क्या मतलब? शारिक ने कहा, तेजाब अहाते के इलाके में वो पुलिस मुकाबले में मारा गया था। उसने हम लोगों को निकल जाने का मौका फराहम करके अपनी जान दे दी। जफरी और पप्पू भी उसकी तरह वफादार हैं। ये अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। समीना बोली, एक बात और पूछना चाहती हूँ, शाहपरी के बारे में तुमने क्या सोचा है?
वो फैसलाबाद से कब आएगी? ये कोठी मैंने उसी के नाम से किराए पर ली है। मेरा ख्याल है कि अब उसे आ जाना चाहिए। शारिक बोला, मैं कल ही तुफैल को फैसलाबाद भेजता हूँ ताकि वो शापरी को यहाँ ले आए। फिर उसने घड़ी देखी। हाजी को दी हुई मोहलत में आधा घंटा बाकी था और फिर ठीक 2 घंटे गुजर जाने के बाद शारिक ने फोन का रिसीवर उठाया और सुहेल के रेस्टोरेंट का नंबर डायल करने लगा। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। शारिक ने रशीद की आवाज फौरन पहचान ली, लेकिन पस मंजर में कुछ और आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें सुनकर शारिक का माथा ठनका। शारिक बोला, हेलो रशीद, ये आवाजें कैसी हैं? रिसीवर पर रशीद की आवाज सुनाई थी, गजब हो गया शारिक भाऊ, तकरीबन 15 मिनट पहले कुछ लोग रेस्टोरेंट के सामने अपने सुहेल भाऊ को फेंक गए। मैं उस वक्त रेस्टोरेंट बंद कर चुका था। गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर निकला तो सुहेल बाऊ दरवाजे के सामने पड़ा था। उन्हें कत्ल कर दिया गया शारिक बाऊ, मैं तो यतीम हो गया हूँ। रिसीवर पर रशीद के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। शारिक सन्नाटे में आ गया। उसका यह ख्याल दुरुस्त निकला था कि हाजी को इंसानी कदरों और खून के रिश्तों का कोई एहसास नहीं था। उसने अपने साले को बचाने के लिए सुहेल को रिहा करने की बजाय उसे कत्ल कर दिया था, क्योंकि शारिक ने उसकी कोठी को आग लगा दी थी। वो दौलत का पुजारी था, अपने रिश्तेदारों को मौत के घाट उतरते देख सकता था, लेकिन अपना माली नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शारिक ने रशीद को तसल्ली दी, मुख्तलिफ हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। समीना बोली, क्या हुआ? वैसे वो फोन पर होने वाली शारिक की गुफ्तगू से सूरत हाल का अंदाजा लगा चुकी थी। शारिक ने मुर्दा से लहजे में कहा, वही हुआ जिसका इम्कान था। उस जलील आदमी ने सुहेल को कत्ल कर दिया है, मेरे दोस्त को मार दिया है उसने। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, सुहेल का खून रायगा नहीं जाएगा। मैं ऐसा खौफनाक इंतकाम लूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। शारिक फूट फूट कर रोने लगा। समीना की आंखों में भी आंसू आ गए। सुहेल वाकई बहुत अच्छा इंसान था। कुछ ही देर के बाद शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। समीना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, बोली, क्या हुआ? शारिक बोला, इलियास की लाश का तोहफा हाजी को आज ही रात मिलना चाहिए। ये कहता हुआ वो कमरे से निकल गया। समीना भी उठकर उसके पीछे लपकी। वो दोनों तहखाने में आ गए। इलियास होश में आ चुका था, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से अपने आप को हरकत नहीं दे सकता था। उसने शारिक और समीना की तरफ देखा तो कांप उठा। शारिक के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। शारिक ने इलियास की तरफ देखते हुए कहा, हाजी ने सुहेल को कत्ल कर दिया है, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। इलियास हकला कर रह गया। मैं बेकसूर हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो छोड़ दो। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद हो गया। शारिक बोला, बिगाड़ा तो सुहेल ने भी हाजी का कुछ नहीं था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो मेरा दोस्त था, और तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हाजी के रिश्तेदार हो। सुबह होने से पहले पहले मैं तुम्हारी लाश उसके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। इलियास बोला, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी के बदले तुम्हें मुंह मांग की रकम दूंगा। शारिक बोला, दुनिया की सारी दौलत भी मेरे दोस्त की कमी पूरी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शहर में हाजी के अड्डे कहाँ कहाँ हैं और वो अपना माल कहाँ रखता है। इलियास बोला, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके दिल में हल्की सी उम्मीद पैदा हो गई थी कि वो जब तक हाजी के अड्डों के पते नहीं बताएगा, शारिक उसे कत्ल नहीं करेगा। शारिक बोला, जिंदा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अलबत्ता ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा। बसूरत दीगर तुम्हें इस तरह अजियतें देकर मारूंगा कि शैतान भी कांप उठे। इलियास कांप उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शारिक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने झुककर इलियास के हाथ और पैरों की रस्सियां खोल दी। इलियास चारपाई पर पड़े पड़े अपनी कलाइयां और टखने सहलाने लगा, जहां रस्सियों के निशान पड़ गए थे। शारिक ने उसे हाथ से पकड़कर एक झटके से चारपाई से उठा लिया और खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। शारिक ने समीना की तरफ देखा, बोला, क्या ख्याल है समीना, पहल तुम करोगी या मैं? समीना आगे बढ़ते हुए बोली, इसके लिए मैं ही काफी हूँ, तुम अलग खड़े रहो। वो इलियास के सामने रुकी, उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, याद है हाजी की कोठी पर तुमने मुझे क्या कहा था? लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या कर सकते हो? इलियास अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। समीना बोली, शारिक हमारे दरमियान नहीं आएगा, वो मुदाखलत नहीं करेगा। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे जेर कर लो तो न सिर्फ तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, बल्कि तुम्हें यहाँ से जाने की आज़ादी भी होगी। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। इलियास ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, बोला, मुझे माफ कर दो समीना बीबी, मैं बेकसूर हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया। समीना बोली, बेगैरत हमेशा बुज़दिल ही होता है, उठो, पकड़ो मुझे। इलियास घुटनों के बल झुका, गिड़गिड़ाता और रहम की भीख मांगता रहा। समीना ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा और फिर भरपूर ठोकर उसके सीने पर रसीद कर दी। इलियास चीखता हुआ पीछे उलट गया।
समीना उसे एक और ठोकर मारते हुए चीखी, उठ बेगैरत। इलियास कुछ देर पिटता रहा, फिर उसने अचानक ही समीना पर छलांग लगा दी। समीना मुस्कुराई, बोली वेरी गुड। उसने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचा लिया। फिर बोली अभी तुम्हें थोड़ी सी गैरत आई है, आओ आओ आगे आओ। शारिक एक तरफ खड़ा दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। समीना वाकई बड़ी जीदारी का मुजाहरा कर रही थी। इलियास लंबा तड़ंगा आदमी था, देखने में वो शारिक से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन समीना जिस तरह उसे नचा रही थी वो शारिक के लिए वाकई हैरत अंगेज था। एक मौके पर समीना इलियास के दांव में आई। समीना ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो पुश्त के बल गिरी और उस वक्त इलियास ने उसे छाप लिया। उसने न सिर्फ समीना की कमीज फाड़ दी, बल्कि उसके मुंह पर कई घूंसे जड़ दिए। इस मौके पर शारिक ने आगे बढ़ना चाहा, मगर समीना ने उसे रोक लिया। इलियास ने दोनों हाथ समीना के गले पर जमा दिए। समीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन आहनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। उसके नरखरे पर इलियास के अंगूठों का दबाव बढ़ता जा रहा था। समीना का सांस घुटने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से एक टांग समेटी और पैर का पंजा इलियास के गले पर रख दिया और उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेलने लगी। समीना के गले पर इलियास की गिरफ्त ढीली पड़ गई और बिलाखिर समीना की गर्दन उस आहनी शिकंजे से आजाद हो गई। उसने पैर से ही जोरदार धक्का दिया। इलियास पीछे उलट गया। उसका सर दीवार से टकरा गया था। समीना बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। उसने इलियास को संभलने का मौका नहीं दिया। पहले सर पर 2 ठोकरें रसीद की, फिर इलियास के जिस्म के हर हिस्से पर उसकी ठोकरें बरसने लगी। इलियास ने मौका पाकर समीना की टांग पकड़कर जोरदार झटका दिया। समीना लड़खड़ा कर गिरी, लेकिन गिरते हुए इलियास की गर्दन समीना के काबू में आ गई। समीना ने दायां बाजू उसकी गर्दन पर लपेट लिया और बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की कलाई पकड़ ली और पूरी कुव्वत से इलियास की गर्दन दबाने लगी। दूर खड़ा शारिक मुस्कुरा दिया। समीना ने इलियास की गर्दन पर चोक होल्ड लगाया था और हरीफ के लिए इस दाव से बचना बहुत ही मुश्किल होता था, बशर्ते के चोक होल्ड लगाने वाला अपने बाजू की कुव्वत सही तरीके से इस्तेमाल करना न जानता हो। शारिक देख रहा था कि समीना इस दाव के इस्तेमाल से वाकिफ थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इलियास ने भी अपने दोनों हाथ समीना की कलाइयों पर जमा दिए और वो गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीना की गिरफ्त बड़ी सही और मजबूत थी। उसने दबाव बढ़ाने के लिए अपने पैर दीवार के साथ लगा लिए। इस तरह उसके जिस्म की सारी कुव्वत उसकी बाहों में सिमट आई। इलियास बुरी तरह मचलने लगा। वो जोर जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। पहले तो उसने बड़ी जोर आजमाई की थी, लेकिन फिर उसकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर पड़ने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बदस्तूर तड़पता रहा। समीना ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। उसके जहन में एक ही ख्याल आया था कि अब या कभी नहीं। इलियास की आंखें चढ़ गईं। उसकी जबान बाहर निकलने लगी। समीना के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। उसने बाजू को एक जोरदार झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। इलियास पहले से भी ज्यादा शिद्दत से मचलने लगा। समीना ने उसकी गर्दन को 2-3 झटके और दिए और फिर उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था और सांस की रफ्तार बढ़ गई थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी इलियास की तरफ देखने लगी, जो फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था, और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। जबान बाहर को निकली हुई थी और आंखें भी जैसे हलकों से बाहर आ गई थीं। शारिक समीना के करीब आ गया, बोला, तुम्हारा ये रूप पहली मर्तबा देखा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने नाजुक से जिस्म में फौलाद भरा हुआ है। समीना बोली, कोई औरत नाजुक नहीं होती। जब वो इंतकाम लेने पर आती है तो उसका नाजुक बदन फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि बड़े से बड़ा सूरमा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शारिक बोला, हाँ ये तो मैंने देख लिया है। समीना चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर दौड़कर उससे लिपट गई। शारिक उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा, फिर वो उससे अलग हो गया। बोला, तुम्हारी ये शर्ट? समीना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ फट गई है, मैं तब्दील कर लेती हूँ। मैंने जब ये कोठी किराए पर ली थी तो एक सूटकेस भी ले आई थी, जिसमें चंद जोड़े अपने कपड़े और तुम्हारे लिए भी 2-3 पैंट शर्ट्स रख ली थी। शारिक मुस्कुराया, बोला, तुम वाकई बहुत दूर का सोचती हो। चलो ऊपर चलें, पहले कपड़े बदल लें, फिर इस खबीस की लाश का बंदोबस्त करें। वो लोग तहखाने से निकलकर ऊपर एक बेडरूम में आ गए। समीना ने दीवार में नस्ब अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकाले। शारिक बोला, मैं कपड़े बाद में बदलूंगा, उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। समीना बोली, वो क्यों? शारिक बोला, इस तरफ आते हुए मैंने गली के मोड़ पर एक छोटा सा पिकअप ट्रक देखा था। कोशिश करता हूँ कि वो ट्रक हाथ लग जाए तो इसकी लाश को ठिकाने लगा दें। वो दोनों कमरे से निकलकर बैरूनी गेट के करीब आ गए। शारिक गेट खोलते हुए बोला, तुम गेट के करीब ही रहना, मुझे वापसी में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। समीना ने गेट बंद कर दिया और करीब ही खड़ी रही। शारिक को वापसी में वाकई ज्यादा देर नहीं लगी थी। 10 मिनट के बाद गेट के सामने सुजुकी ट्रक की मखसूस आवाज सुनकर उसने गेट खोल दिया। शारिक ट्रक को अंदर ले आया था। उसने गेट बंद कर दिया। शारिक ने ट्रक गैराज के करीब रोका था। वो समीना के साथ अंदर आया।
गिराज के सामने वाले कमरे में शौरिक ने एक बोरी भी देखी थी जिसमें मोबिल ऑयल के खाली डिब्बे और इस किस्म की चीजें भरी हुई थीं। उसने बोरी खाली की और समीना के साथ तहखाने में आ गया। इलियास की लाश को बोरी में ठूंसकर उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया और बोरी उठाकर दोबारा ऊपर आ गया। बोरी उसने बाहर ले जाकर सुजुकी ट्रक में डाल दी और उस कमरे में भरा हुआ काठ कबाड़ उठाकर सुजुकी ट्रक में भरने लगा। तेल के खाली डिब्बे, नाकारा टायर ट्यूब और इस किस्म की बहुत सी चीजें थीं। बोरी उन चीजों के नीचे छुप गई। शौरिक दोबारा कमरे में आ गया। उसने बिस्तर की एक चादर फाड़कर उसकी चौड़ाई कम की और उसे धोती की तरह बांध लिया। मैली शर्ट अपने जिस्म पर रखी और चादर का फटा हुआ टुकड़ा साफे की तरह सर पर बांध लिया। 3 डिब्बे उठाने में उसके हाथ चिकने और काले हो गए। उसने धोती और पगड़ी पर हाथ साफ किए, फिर एक हाथ मुंह पर भी मल लिया। अब उसके लिबास और चेहरे पर चिकनाई और कालक के धब्बे थे। उस वक्त 3 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं। शौरिक पिकअप को तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ाता रहा। एक मोड़ घूमते ही पिकअप की रफ्तार कम करनी पड़ी। सामने पुलिस वैन खड़ी थी।